तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे निम्नलिखित समीकरण को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो ग्राफिकल मेथड से हम इसको हल करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, ये बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो समीकरणों को ग्राफिक विधि से हल करने के लिए कहा गया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन इसमें इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया गया है, ये पहला इक्वेशन है। और उसके बाद दूसरा दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है दिए रहेंगे जिसमें आपको कहा गया है ग्राफिकल मेथड से हल कीजिए। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं ग्राफीय विधि, ठीक है। इसी के अंदर हम ग्राफीय विधि इसमें सीखेंगे आज। तो ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशंस को पहले थोड़ा सरलतम रूप को बनाना होगा। तो पहले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमारी पहली इक्वेशन है। इससे अगर हम 3y अलग कर दें तो हमारा 6 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि x का पक्षांतर हो जाएगा और ये माइनस x हो जाएगा। तो इससे अगर हम y इक्वल टू निकालें तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6 माइनस x अपॉन 3। तो ये हमारी जो है इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन 3 भी कह सकते हैं और चाहें तो आप इसको इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, इसी को इक्वेशन, क्योंकि हमने 1 को ही थोड़ा रिप्लेस करके थोड़ा अलग टाइप से निकाल दिया। y बराबर y को अलग फाइंड कर दिया, y बराबर 6 माइनस x अपॉन 3, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर x की जो वैल्यूज रखेंगे हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि y के जो मान निकले वो छोटे छोटे निकले। अब आप बहुत बड़े मान रखोगे तो आपके मान भी ज़्यादा आएंगे, बड़े आएंगे, और फिर आपको ग्राफ में दर्शाने में उतनी ही बड़े ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो छोटे वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे। तो माना हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0, 3, 3, 6। तो इस तरीके कुछ भी रख सकते हैं। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे क्योंकि 0 रखने पर हमारा 6 माइनस 0 अपॉन 3 यानी कि 6 अपॉन 3 यानी कि 2 आंसर आएगा। तो जितना यहाँ पे वैल्यू हिसाब से रखेंगे उतना ही छोटे मान प्राप्त होंगे। तो रख देते हैं बच्चों यहाँ पे। इससे हमारी जो प्राप्त तालिका होगी, जो सारणी बनेगी, इस इक्वेशंस की जो सारणी बनेगी बच्चों यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना लेंगे। हम 3 वैल्यू के हिसाब से निकाल देते हैं, चाहे तो ज्यादा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x और y, देखो बच्चों अब इसको ध्यान से समझना है कि कैसे इनके मान निकाले जा रहे हैं। अलग अलग सॉल्व ना करते हुए हम इसका सॉल्यूशन यहीं पर हल कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लें, आप रखने पर आप चाहो तो 6 के 0, 3, 6 है, उसके बाद आप 9 भी रख सकते हैं, आप चाहो तो 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू। आप 1, 2, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन इन वैल्यूज के साथ ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है। तो हमारे पास जब x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं बच्चों यहाँ पे, तो 6 माइनस 0 यानी कि 6 आ जाएगा और 6 अपॉन 3 आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 0 यानी कि 6 बचेगा, 6 अपॉन 3 यानी कि आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। 6 को 3 से भाग देते हैं तो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर हम x का मान 3 रख देते हैं, x की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं x का मान, तो सोचिए 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और 3 अपॉन 3 यानी 3 को 3 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 1। तो y का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर y का मान 1 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6, यहाँ पर 6 यूज कर रहे हैं। तो 6 रखने का मतलब है कि हमारे पास y इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन 3। तो 6 में से 6 गया तो आपका 0 हो गया, 0 अपॉन 3 यानी कि आंसर आएगा 0। तो ये हमारे वैल्यूज निकल गए। तो अब आप इस टेबल में आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा मान केवल 6 आ रहा है, बाकी वैल्यू सारी छोटी आ रही है, ठीक है। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपको सरलता महसूस होगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं। तो ये तो हमारे पहले इक्वेशन से प्राप्त सारणी है। ऐसे ही समीकरण 2 ले लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, इसमें भी ऐसे y की वैल्यू अलग कर लेंगे। तो y को अलग करने का तरीका हमारे क्या हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x हो जाएगा पक्षांतर के नियम से। 2x जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
ठीक है ना, ये माइनस का हो जाएगा। और इससे अगर हम इनके चिन्ह बदल दें सबके, क्योंकि 3y माइनस का हो रहा है, या इसको उधर ले चलते हैं, तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन माइनस 3। ऐसा भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो -3 को हम लेंगे, क्योंकि पक्षांतर का नियम कहता है कोई भी चीज अगर लेफ्ट साइड में मल्टीपल में होती है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में चली जाती है, ठीक है। तो ये 3 जो है यहाँ मल्टीपल में है तो अपॉन में चले जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ हमारा हो सकता है y इक्वल टू 2x जो आपका माइनस का है ये बन जाएगा प्लस का, तो इसको आगे लिख देंगे। और 12 जो है आपका प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और अपॉन में जो है 3 हमारा प्लस का हो जाता है। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 4 हम इसको कह सकते हैं, और चाहे तो इसी को इक्वेशन सेकंड भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमने उसी का सॉल्यूशन रूप बनाया है। अब हम इसमें क्या करने वाले बच्चों, तो अब यहाँ पर भी x बराबर यही वैल्यूज रख देते हैं, क्योंकि जब यही वैल्यूज रखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं एक वैल्यू सेम आ जाएगी, और जो सेम आ जाएगी वही हमारा आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है। तो हम 0, 3 और 6 यहाँ पर भी रख रहे हैं। x बराबर 0, 3, 6 डॉट 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 रखने पर यहाँ पर डॉट डॉट से मतलब है बच्चों कि ऐसे ही हम अन्य संख्याएं भी रख सकते हैं। तो 0, 3, 6 जो है हमने रख दिया, तो इसको रखने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सारणी प्राप्त होगी, तो क्या प्राप्त होगी है इसको हम निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार की टेबल आप इसमें बना दोगे, प्राप्त तालिका, ठीक है, इस तरीके से। तो x के मान रखने हैं और y के मान निकाल देने हैं, y के मान खुद ही निकल जाएंगे। देखिए अब x की वैल्यू इसमें भी हम 0 रखेंगे, पहले x का मान 0 रख देते हैं। तो जब 0 रख देते हैं तो बच्चों इसको सॉल्व करना आपको ध्यान से आना चाहिए। अगर हम x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे इसको, x का मान 0 रखेंगे तो 2 × 0 करेंगे तो 0 ही बनेगा, और 0 - 12 यानी कि -12 ही रहेगा। -12/3 यानी कि -12/3 करोगे, 3 का भाग 12 में जाता है 4 का, तो यहाँ पर आपका -4 आंसर आएगा। पहला वैल्यू आपकी निकल चुकी है। सेकंड वैल्यू के लिए आपको x का मान यूज करना है 3, x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो x का मान 3 रखेंगे बच्चों। यहाँ पर सॉल्व करते वक्त देखिए x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 12 घटाएंगे तो -6 बचेगा, और -6/3 यानी कि कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका -2 आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी वो लिखी 6, तो इस 6 को हम यहाँ पर भी रखेंगे, और 6 को हम यहाँ पर रखेंगे तो 6 से 2 जो हमारा 12 हो जाएगा, और 12 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 0, और 0/3 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y का मान हमारे यहाँ पर भी 0 प्राप्त हो रहा है। तो देख सकते हैं दोनों तालिका जो आप बनाओगे इससे प्राप्त दोनों सारणियां प्राप्त होंगी, इक्वेशन 1 से भी इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 से जो वैल्यू प्राप्त हुई वो ये हुई है, इक्वेशन 2 से जो वैल्यू प्राप्त हुई वो ये हुई है, ठीक है। इन दोनों में देख सकते हैं आप एक वैल्यू जो है दोनों में सेम आ गई है, वो हमारे आगे देखो x का मान 6 रखा तो y का मान यहाँ 0 आ गया, वही सब कुछ यहाँ पे हुआ है, x का मान 6 रखने पर y का मान 0 आ गया। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। अब ये रिप्रेजेंटेशन हमको प्राप्त होगा ग्राफ से, ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं आते हैं बच्चों, अब ऐसा नहीं कि हम यहीं पर सेम निकाल दें तो हमारा क्वेश्चन तभी सही होगा। अगर ये सेम नहीं आते हैं तो आप ग्राफ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर कोई ना कोई बिंदु ऐसा आ जाएगा जो कटान बिंदु आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी इसी सारणी में आंसर हर बार सेम आ जाए, नहीं भी आता है तब भी आपको गलत क्वेश्चन नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 अगर ऐसे काउंटिंग में रख दोगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखोगे, तब भी आपके दोनों स्थितियों में आंसर बनेगा। और हो सकता है इस टेबल में और इस टेबल में सेम चीजें नहीं आएंगी, लेकिन जब आप ग्राफ दर्शाएंगे तो ग्राफ में जहां पर वो आपस में काटेंगे ग्राफ की लाइनें, वहां पर आपका वही बिंदु आपका आंसर बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि टेबल में आपको सेम लाना है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हमारा उस हिसाब से बन गया है। अब देखिए हम इसका ग्राफिक निरूपण कर रहे हैं बच्चों, देखिए कैसे करते हैं ग्राफिकल निरूपण। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होता है किस अक्ष में कितना जाना है। एक्स अक्ष की बात करें तो हमें अधिकतम 6 तक पहुंचना है, एक्स अक्ष की धनात्मक वैल्यूज हैं सारी, और यहाँ भी एक्स की सारी धनात्मक वैल्यूज हैं। वाई की बात करें तो वाई पर हमारे पास यहाँ पर ये तीनों धनात्मक हैं, लेकिन यहाँ वाई जो है ऋणात्मक भी है। तो हमें इस चीज को देखते हुए ग्राफ की लाइन कितनी होती है, तो हम बना लेते हैं ग्राफ की लाइन। सबसे पहले इस तरीके से ये हमने बना दिया, एक सीधी रेखा खींची, और ऐसे ही एक सीधी रेखा इस प्रकार से यहाँ भी खींचेंगे। ये तब आपने करना है जब आप
कॉपी में डायरेक्टली ग्राफ बना रहे हैं, अदरवाइज आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो इस प्रकार की सारी लाइनें आपको वहां पर ऑलरेडी मिलती है, पहले से खींची हुई मिलती हैं। आपने किसी एक तल को बना देना है एक्स और वाई तल को, और उसके बाद आपने उसका रिप्रेजेंटेशन कर देना है। तो ये एक्स तल है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, एक्स डैश इसको बोलते हैं, और ये वाई अक्ष और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, इसको वाई डैश बोलते हैं। तो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश यहाँ पर हमारा हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़े तो बच्चों हमें यहाँ पर दूरी लेनी होती है एक्यूरेट, बिल्कुल सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ले लें, देखें आप भी अपने उसमें ले लें। तो हमने डिस्टेंस बराबर लेनी है बिल्कुल। तो ये मूल बिंदु से हमने दूरी ले ली, एक ले लिया, 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया हमने यहाँ पे। जगह के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बाकी आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको उस अक्ष में कितना जाना है। एक्स अक्ष में हमको अधिकतम 6 वैल्यू चाहिए, 6 तक हमको चाहिए है। और अगर ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक दिशा में हमको कहां तक जाना है, देख सकते हैं। ऋणात्मक में हमको जाना है -1 -2 -3 तक की हम इसको बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको -6 तक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही दूरियां आप ऊपर भी ले लोगे। तो ये देखिए 1-1 सेंटीमीटर का ले लेंगे आप अपने इसमें। तो यहाँ पर हमारा 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, बस 6 तक ले लेते हैं। ऐसे ही ऋणात्मक में भी ले लेते हैं नीचे को 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये आपकी डिस्टेंस ले ली, इक्वल डिस्टेंस हो गई। अब इसमें हमें जो है सबसे पहले दर्शाना है, बच्चों ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ये हमारा 1 1 2 3 4 5 6 करके इधर पे है। छोटे छोटे अक्षर में अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इधर का -1 -2 -3 ऐसे लिख सकते हैं छोटे अक्षरों में 1 2 3 4 5 6, और ऊपर को आपने लिखिए ये ऋणात्मक होंगे क्योंकि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है नीचे को, और ऊपर को जो है y अक्ष की धनात्मक होती है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये y। तो ऐसे आपका कार्तीय तल तैयार हो जाता है जहां हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। अब बात करते हैं पहली वैल्यू देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको जो निर्देशांक हैं x अक्ष में 0 और y अक्ष में है 2, x अक्ष में 0 और y अक्ष में है 2, ठीक है। इसको ध्यान देना है। पहली वैल्यू हम समीकरण 1 को दर्शा रहे हैं, ठीक है। x में 0 और y में है 2, ठीक है। अब ये कैसे प्राप्त होता है इसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा। x में 0 की बात कहेंगे बच्चों तो 0 यहाँ पर होता है, x भी 0 है यहाँ पर, y भी 0 है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। हालांकि हमें यहाँ पर नहीं लिखना है लेकिन मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। तो इसलिए जो है मूल बिंदु जिसकी वैल्यू होती है 0,0, तो 0,0 का मतलब है x भी 0 और y भी 0, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू है। तो इसका हम जो है अभी यहाँ पर चूंकि ग्राफ की लाइन आ सकती है हमारी, तो इसलिए हम इसका मिटा देते हैं, ज़्यादा आपको क्रिटिकल नहीं बनाना है, ठीक हो गया। यहाँ से 0,2 हमको पहले दर्शाना है 0,2, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो x अक्ष में आपका 0 है और y अक्ष में है केवल 2, y अक्ष की धनात्मक की ओर को 2 जाना है। तो यहाँ पर आपका जो है ये ग्राफ रुक जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका आंसर हो गया 0,2 यहाँ हो गया। दूसरा आपको देखें x में 3 और y में देखना है 1। देखें x में 3 और y में कितना है 1, तो x में 3 देखना है। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 यहाँ पर है और y में आपका 1 है ये वाला, ठीक है। तो ये लाइन के अकॉर्डिंग आपने इसके ऊपर को देखना है कि कहाँ पर आ रहा है करके, और इधर से ये भी इस लाइन को भी देखना है। तो क्योंकि ग्राफ पेज में आपकी लाइनें पतली वाली बनी हुई होती हैं, तो यहाँ हमको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये आपको दूसरा आ गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया 3,1, तो x में 3 y में 1 हो गया। तीसरा हमारा x में 6 और y में 0, x में 6 है y में 0 है। तो x अक्ष में तो हमारा 6 हो गया यहाँ पर, और y अक्ष में हमको 0 पर चलना है। तो 0 का मतलब कहीं भी नहीं जाना होता है। तो यहाँ पर हमारा ये 6,0 यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर आप जो गोले बना रहे हैं बहुत बड़े मत बनाना, मैं तो यहाँ विजिबिलिटी के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आपने इतना बहुत बड़े यहाँ पर नहीं बनाने, हल्का निशान बना देना है। ये तीनों बिंदु हमारे जहाँ पर जाएंगे उनको हमें आपस में मिला देना है, और हमारा जो है पहली जो समीकरण है उसका ग्राफ प्रदर्शित हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको बढ़ा देंगे आगे को, और ऐसे करके यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इस तरीके से ये लाइन चली जाएगी। तो पहली लाइन हमारी तैयार हो चुकी है।
जिसमें हमारे बिंदु थे 0,2। ये बिंदु आपको यहाँ पर देख के सीधे भी पता चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पर आया है तो एक्स अक्ष में कहीं नहीं गया, इसलिए 2 पर आया। वाई ये यहाँ पर आपका एक्स में 3 गया, वाई पे 1 गया, और यहाँ एक्स में 6 गया है, वाई में 0 गया। तो ये अपने आप ही दिख रहा है ग्राफ में आपका रिप्रेजेंटेशन से। और दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें एक्स में पहले जाना है 0 और वाई में जाना है -4। एक्स में जाना है 0 और वाई में जाना है -4। तो देखिए कैसे जाएंगे। एक्स में तो हमको 0 जाना है, एक्स में 0 को हमने यहीं पर रहेंगे। वाई में जाना है -4, तो -4 यहाँ पे है बच्चों, नीचे को होता है वाई एक्स के इसमें, तो -4 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर पहला आ गया आपका। दूसरे में आप देखेंगे 3 और -2, तो एक्स में 3 वाई में -2, तो एक्स में 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर है और वाई में -2 यहाँ पर है। तो ये 3 जो है नीचे की ओर आ जाएगा और यहाँ से जो है -2 जो है इधर को। तो ये दोनों जहाँ पर मिल जाते हैं ये हमारा पॉइंट बन जाएगा दूसरा। ठीक है, ग्राफ पेज में आपकी लाइनें ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, आपको सीधे सीधे वहाँ पर छोटा सा पॉइंट बना देना होता है। और तीसरा आपका जो है एक्स में 6 और वाई में 0। तो एक्स अक्ष में 6 है, वाई अक्ष में 0 है। तो एक्स अक्ष में 6 हमारा यहाँ पर हो जाता है और वाई अक्ष में 0 का मतलब है कि आपको यहीं पर रुके रहना है, आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है। तो एक्स अक्ष में 6, वाई अक्ष में 0। तो यही हमारे 3 बिंदु हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों बिंदु जहाँ पर हैं इनको आपस में मिला देना है। तो ये तीनों बिंदु जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारा ये ग्राफ का निरूपण जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 बिंदु जो है हमारे मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं आ गई, क्योंकि दोनों रेखाओं के जो समीकरण हमने समीकरणों की रेखाएं प्राप्त की हैं वो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इनमें हम दोनों की इक्वेशंस लिख देते हैं। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन ये था और इसका ग्राफ में लाइन ये बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + 3y = 6। तो यहाँ लिखेंगे x + 3y = 6, एक ये लिख लेंगे। और दूसरी जो हमारी ये जो नीचे को टेढ़ी वाली लाइन बनी हुई है तिरछी वाली, ये तिरछी लाइन जो हमारी इस इक्वेशन के लिए थी। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 2x - 3y = 12। तो ये हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे 2x और -3y और इक्वल टू लिखेंगे 12। तो ये हमारा जो है दूसरा पार्ट, इसका दूसरी इक्वेशन हो जाती है। तो बच्चों ये था हमारा ग्राफीय निरूपण। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखें। जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं वही बिंदु इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु का मान क्या होगा आप देख सकते हैं। एक्स अक्ष में तो ये 6 पर गया है, लेकिन वाई अक्ष में कहीं भी नहीं गया है। वाई अक्ष में नहीं गया है, इसे एक्स अक्ष में ही टिक गया है। तो ये आपका 6,0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसकी वैल्यू 6,0। तो 6,0 इसका आंसर आता है। अतः तो ग्राफीय विधि द्वारा हमारा जो हल आया, अथवा x बराबर आ गया हमारा 6 और y बराबर आ गया हमारा 0। तो ये हमारा जो है ग्राफिकल मेथड का आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब अगर आपको इसकी जांच करनी है क्या ये सही है या गलत, क्योंकि क्वेश्चन बनाते बनाते गलत भी हो सकता है, आपका आंसर भी निकल जाएगा, फिर भी गलत हो सकता है। तो उस गलती को पहचानने का तरीका आपको बता देते हैं। आपने इन वैल्यूज को इक्वेशंस में रखनी है और उसको सत्यापन देखना है कि सही है नहीं। देखिए आपके x + 3y = 6 है, तो x + 3y = आपका आना चाहिए टोटल 6। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 6 है। देखो हमारे x की वैल्यू 6 आई है यहाँ पे, तो x की वैल्यू 6 रख दोगे और प्लस y 3 × y, y की वैल्यू 0 होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आंसर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 + 3 × 0 यानी 0 हो जाएगा और 6 + 0 यानी कि 6 से आंसर मिलता है। तो इससे ये पता चल गया हमारे x और y के मान सही आए हैं। ठीक है, यही काम हम दूसरे क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन हमारा 2x - 3y = 12 है, इस पर भी चेक करें। तो यहाँ पर देखिए आपका 2x और -3y = 12 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर भी 6 रखेंगे। तो 2 × 6 -3 × y का मान हमें 0 यहाँ भी रखना है। तो 2 6 हो जाएगा 12, 12 - 0 यानी कि हमारा आ जाएगा आंसर 12 में ही आएगा। तो ये देखिए आपका राइट हैंड साइड में 12 आना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन को कर सकते हैं।
ग्राफिक विधि द्वारा किसी भी प्रश्न को, किसी भी इक्वेशंस को हम हल कर सकते हैं और उससे हम x और y के मान याद कर सकते हैं। तो ये था आपका ग्राफिक विधि। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आप अपने ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करना सीख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं इसको। चलिए, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद 8 है और अंतिम पद 62 है और पदों का योग 210 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी जिसके बेस पर हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहां पर इन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में किसी समांतर श्रेणी यानी कि AP का प्रथम पद 8 है। तो कोई भी समांतर श्रेणी है AP, उसका प्रथम पद जो है, तो AP आप जानते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है समांतर श्रेणी होती क्या है कि एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच सारांतर समान हो, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस AP का जो प्रथम पद है बच्चों, तो यहाँ पर प्रथम पद हमको दिया गया है, प्रथम पद को हम A बोलते हैं और प्रथम पद को A कहते हैं। तो A की वैल्यू दी गई है हमको यहाँ पर 8, A का मान हमको 8 दिया गया है। और दूसरा इन्होंने कहा कि इसका अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद कहा है, तो अंतिम पद हमारे पास यहाँ पे अंतिम पद को दो तरीके से कहा जाता है, L भी कहा जाता है और AN भी कहा जाता है। तो L भी यूज कर सकते हैं, AN भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास इनका जो है 62 है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको दी गई है 62। और उसके अलावा पदों का योग 210, तो यहाँ पर हमें दिया गया है पदों का योग। तो पदों की योग को हम SN कहते हैं, तो इसको SN बराबर दिया गया है 210, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो आपका ये है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू AN आप लगा सकते हैं, और दूसरा n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू SN लगा सकते हैं। ये दो इक्वेशन, दोनों वैल्यूज को रखकर, दोनों समीकरण को यूज करके यहाँ पर आप A बराबर 8 रख के और सारांतर आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमसे सारांतर D पूछा गया है बच्चों, तो सारांतर D यहाँ पर हमको निकालना है, सारांतर निकालना है। तो हमारे पास दो कंडीशन है बच्चों। एक तो पहला आपका फॉर्मूला है कि SN बराबर, या तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, और SN इक्वल टू हमारे होता है n अपॉन 2 इंटू A प्लस L, ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर SN इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू A प्लस L, या A प्लस L को AN भी कहते हैं, L को AN भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो इसको यूज करते आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, n का मान यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया एक तो सारांतर बताइए कहा गया है, और दूसरा कहा गया है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमको निकालनी है, तो पदों की संख्या के लिए हम इसी को यूज कर लेते हैं सीधे। तो SN बराबर आपका योग का सूत्र है, ये भी n पदों का योग का सूत्र है। तो n पदों का योग, तो इस सूत्र के हेल्प से हम इसको करने वाले हैं। n पदों का योग SN होता है। तो यहाँ पर अगर हम SN की वैल्यू रख दें तो 210, या हम इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं n अपॉन 2 इंटू A प्लस L इक्वल टू SN, ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर्मूले को आप अपोजिट उल्टे साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर n निकालना था, n को लेफ्ट साइड कर दिया, उसको राइट हैंड साइड, ठीक है। फॉर्मूले को उल्टा लिखा जा सकता है। तो n की वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो n अपॉन 2 हो जाएगा, और A की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पर 8 है, और AN की वैल्यू हमारे पास, AN को या L को बात एक ही होती है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 62 है, और इक्वल टू SN की वैल्यू जो है 210, SN का मान 210 है, ठीक है। तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा n अपॉन 2, ये जो अपॉन 2 है इसको हम यहाँ राइट साइड भी ले जा सकते हैं, और नहीं ले गई तो यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे, और 8 62 और 8 प्लस कर देंगे तो 70 हो जाएगा, और इक्वल टू 210 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे, तो इससे ये 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा 35 बार, और 35n यानी 35n बराबर 210
इससे n बराबर हो जाएगा 210/35 और 210/35 आपका होता है बच्चों 3 छक्के 18 5 छक्के 30 यानी कि 6 बार ये भाजित हो रहा है। ठीक है, 35 का भाग 210 में जाता है 6 बार। तो ये आपका n का मान निकल गया 6। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है ये। आपको n पदों के योग के दोनों सूत्र याद करने हैं, ये भी याद रखना है Sn का, और Sn का सूत्र ये भी है। दोनों से किसी को भी इंप्लीमेंट कर सकते थे। हम चाहते तो इन दोनों में वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, विलोपन विधि का भी यूज करना पड़ सकता है। बट यहाँ पर आपको जो है सीधे फॉर्मूले से निकल रहा है। तो n की वैल्यू निकल गई। अब इस n की वैल्यू को, यानी पदों की संख्या हमारी निकल चुकी है, इस वैल्यू को हम रख देंगे, क्योंकि हमारे पास nवें पद का सूत्र है। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू होता है an। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू सीधे दी गई हमको 8 और प्लस n का मान आ गया बच्चों हमारे यहाँ पर 6 आ गया है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 माइनस 1 और d हमको अभी पता नहीं है, वो हमको निकालना है। और an का जो मान है वो है 62। तो an की वैल्यू यहाँ पर 62 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5d हो जाएगा इक्वल टू 62। तो 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 62 माइनस 8। यहाँ से हो जाएगा 62 माइनस 8 हो जाएगा, 62 माइनस 8। तो 5d इज इक्वल टू 62 में से अगर 8 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 54 और d इज इक्वल टू आ जाएगा 54/5। ठीक है, तो ये हमारे d की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। इस तरीके से d का मान हमारा 54/5 आ जाएगा और यहाँ पर n का मान हमारा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब किसी भी समीकरण में किसी भी समांतर श्रेणी के अंतर्गत अगर आपसे पदों की संख्या और कोई भी या पदों की संख्या n या सार्वंतर कुछ भी पूछा जाए तो आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, फॉर्मूले ये लगते हैं और उसके अलावा तीसरा फॉर्मूला आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इनके बेस पर आप इस समांतर श्रेणी के टॉपिक को क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।